तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से लेकर ज्योग्राफी का एक और चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। छोटा सा चैप्टर है यार, जल्दी कवर करेंगे। हाँ, इसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी क्रॉप्स वगैरह थी, बट जो मेन इंडस्ट्री होगी वहां मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले इंडिया के अंदर आपको ही पता है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। इंडिया में आज भी सिर्फ और सिर्फ 25% के आसपास जनता मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के अंदर वर्क करती है, ज्यादा नहीं करती है। और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है। चाइना जैसे देश जहां पर इंडस्ट्रीज को बहुत अव्वल दर्जे का माना जाता है, वहां पर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज का शेयर ज्यादा है। तो हमें इस चैप्टर में यही समझना है कि इंडस्ट्रीज होती क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है और किन किन तरह की हमें इंडस्ट्रीज को पढ़ना है। तो पहले अगर हम देखें दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सर इसका एक क्वेश्चन बहुत बार कॉमन है कि व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियन नेशन। क्यों हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहला, दे जनरेट a lot of employment opportunities। ये देश के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा रोजगार बनेगा। फिर आप बोल सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है फॉरेन नेशंस में, उससे कहीं ना कहीं देश का जो पैसा होता है, फॉरेन रिजर्व्स, बाहर का जो पैसा होता है वो इंक्रीज होता है। तो अल्टीमेटली ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि बाहर अगर आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा अच्छा खासा मिल रहा है। थर्ड, आप बोल सकते हो जीडीपी के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन मेन है कि जीडीपी में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहता है वो अच्छा खासा बढ़ता है। ये भी एक पॉइंट आ सकता है। फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर हम इंडस्ट्रीज को सेमी रूरल या रूरल एरियाज में लगाते हैं तो इससे आप बोल सकते हो कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम होगा और गांव वाले भी सोचेंगे कि हाँ यार इधर भी तो इंडस्ट्रीज बन रही है, तो इधर भी तो एक फायदा है। ये बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी। क्योंकि बिना मैन्युफैक्चरिंग के न तो प्राइमरी का गन्ना शक्कर में नहीं बदल सकता और वही शक्कर टर्शरी सेक्टर में जाकर बिक नहीं सकती। तो आप बोल सकते हो मैन्युफैक्चर प्राइमरी और टर्शरी के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करती है। आगे बढ़े तो है यार टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत सारी है सर। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के ऊपर कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो सबसे पहली है एग्रो बेस्ड, फिर जो दूसरी है वो है मिनरल बेस्ड। पहली है एग्रो बेस्ड, दूसरी है मिनरल बेस्ड। सर जो एग्रो बेस्ड होती है वो अपना रॉ मटेरियल रहती है एग्रीकल्चर से। फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड में आ जाती है। मिनरल बेस्ड जो डिफरेंट मिनरल से लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन इंडस्ट्री हो गई, फिर आप बोल सकते हो कॉपर इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारी इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाती है। फिर दूसरे बेसिस पे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। सर ये इंपॉर्टेंट है, रोल के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। रोल के ऊपर दो होती है, एक होती है बेसिक इंडस्ट्री और दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। एक होती है बेसिक इंडस्ट्री, एक होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। सर क्या मतलब होता है बेसिक इंडस्ट्री का? जो बेसिक इंडस्ट्री होती है ना यार बच्चा, वो एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पेन है, ये जिस फैक्ट्री में बनी होगी, मशीन से बनी होगी, वो मशीन के अंदर आयरन रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूं ना कि इस इंडस्ट्री, जो पेन की इंडस्ट्री, उसको ऑपरेट करने के लिए भी जो मशीन्स लगी, वो मशीन्स कहीं ना कहीं आयरन से बनी हुई थी। तो हम बोल सकते हैं ना कि आयरन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो बेसिक इंडस्ट्री होती है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। अदर इंडस्ट्रीज को भी ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है।
एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें यही आता है, आयरन एंड स्टील। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाई आयरन एंड स्टील इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक इंडस्ट्री, क्यों आयरन एंड स्टील को बेसिक इंडस्ट्री माना जाता है। फिर आती है कंज्यूमर, ये ज्यादातर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सर कैसे हो गए आप बताएं जरा। जैसे एग्जांपल के तौर पे टूथपेस्ट हो गया या सॉल्ट हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज कंज्यूमर इंडस्ट्री में आ जाती है। तो रॉ मटेरियल देख लिया, रोल देख लिया। थर्ड देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वजन के ऊपर। ये बहुत सिंपल है, इसमें पहली आ जाती है हैवी इंडस्ट्रीज, दूसरी आ जाती है लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज जिनका वजन मतलब जिनमें जो काम हो रहा है वो ज्यादा वजनी हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल सकता हूं आयरन एंड स्टील अगेन, या मैं बोल सकता हूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये काफी सारे हैवी इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। लाइट इंडस्ट्री में डाल सकता हूं पेपर इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री, ये सारे एग्जाम्पल लाइट इंडस्ट्री में आ जाएंगे। वेट के बाद हम आएंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी होती है, यानी पैसे के ऊपर। इसमें भी सर आपकी दो आती है, एक आती है आप बोल सकते हो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से आप बोल सकते हो ज्यादा होता है, और ये जो होती है उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है। फिर फिफ्थ नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फिफ्थ, एक बेसिक इंडस्ट्री ऊपर इंपॉर्टेंट था और एक फिफ्थ पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के ऊपर कितनी इंडस्ट्रीज है सर? ओनरशिप के ऊपर तो 4 हैं। एक है प्राइवेट इंडस्ट्री, दूसरी है पब्लिक इंडस्ट्री, तीसरी है जॉइंट सेक्टर, और चौथी है कॉपरेटिव्स। तो ये 4 आ जाती है। प्राइवेट जो आपको ही पता है कौन ओन कर रहा है, एक इंडिविजुअल या ना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारे हो जाएंगे प्राइवेट में। पब्लिक में कौन ओन कर रहा है सर? गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर बेल हो गया, सेल हो गया, ये सारे। सर बेल का फुल फॉर्म याद रखना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेल का याद रखना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर आ जाओ जॉइंट सेक्टर पे। जॉइंट सेक्टर वो है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों वर्क कर रहे हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है मारुति उद्योग। मारुति सुजुकी नहीं है बच्चा लोग, मारुति सुजुकी एक जॉइंट वेंचर है जो 2 प्राइवेट कंपनीज का है, मारुति और सुजुकी। ये एक जॉइंट सेक्टर है जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट साथ में। मारुति उद्योग। कॉपरेटिव ये वो होता है जहां लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स चलाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग इंडस्ट्री को चला रहे हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसमें हम डालते हैं अमूल। अमूल गुजरात के अंदर एक सबसे बड़ा कॉपरेटिव बिजनेस हैंडल करता है। तो काफी सारी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है, बट जो मेन है वो ओनरशिप है और जो बेसिक इंडस्ट्री है वो है। आगे बढ़े, अब कुछ इंडस्ट्रीज आ रही है। हम सारी इंडस्ट्रीज को अच्छे से ना पढ़ते हुए कुछ बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है उनको ध्यान रखेंगे। उसमें से मैं जो बोलूंगा उसमें सबसे पहले कॉटन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कॉटन हम एग्रीकल्चर में पढ़ के हैं, ब्लैक सॉइल की नीडेड होती है। महाराष्ट्र की तरफ ज्यादातर आपको ज्यादातर कॉटन सॉइल मिल जाता है। देखो सबसे पहले के जमाने में हमारे भारत के अंदर जो कॉटन था वो हैंडलूम से चलता था, हाथ की मशीन से चलता था। बट लेटर ऑन पावर लूम्स आए। पावर लूम्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे। तो देखो कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस विद द हैंड स्पिनिंग एंड द हैंडलूम। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स आने चालू हुए, इलेक्ट्रिसिटी वाले। इन द अर्लियर द कॉटन टेक्सटाइल वाज कंसंट्रेशन इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट, मतलब ज्यादातर इंडस्ट्री सिर्फ उसी एरिया में मिलती थी जहां कॉटन का सॉइल मिल जाए, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, क्लाइमेट आर द बेसिक थिंग्स विच आर नीडेड फॉर द कॉटन इंडस्ट्री। आप देखो महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह कोस्टल एरिया है, समुद्र के पास पड़ता है, तो हम वहां से यूरोप तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं इत्मीनान से। मार्केट है मुंबई का, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, तो काफी आसान हो जाता है। एक फैक्ट वाला क्वेश्चन, सबसे पहली टेक्सटाइल मिल मुंबई में ही बनी थी 1854 के अंदर। कॉटन के बाद हम आते हैं सेकंड, दैट इज जूट।
जूट भी हम पढ़ के आए हैं। ज्यादातर ये जो जूट इंडस्ट्री है उसको गोल्डन फाइबर से बोला जाता है। जूट इंडस्ट्री में जो मेन चीज है वो एक नदी। ज्यादातर आप ये देखोगे पहले ये जूट इंडस्ट्री जो थी बंगाल के अंदर थी, जब बंगाल का पार्टीशन नहीं हुआ था। आज तो बंगाल को दो बोलते हैं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। बांग्लादेश तो एक अलग देश बन गया, कंट्री बन गया। वेस्ट बंगाल हमारे भारत की एक स्टेट है। अब आप देखो फैक्ट देखना, जब पार्टीशन हुआ तो ज्यादातर जूट इंडस्ट्री बांग्लादेश में चले गई और बहुत कम रह गई बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। इसलिए बांग्लादेश इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द जूट एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द जूट। वहां पर बंगाल के अंदर एक नदी चलती थी जिसको हुगली बोलते थे, हुगली रिवर। तो वहां पर सबसे ज्यादा जूट नदियां, अलग जूट की इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। देखो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ जूट एंड स्टैंड्स एट द सेकेंड आफ्टर बांग्लादेश। ज्यादातर बंगाल के अंदर लोकेटेड है और जैसे मैंने बोला हुगली रिवर के यहां पर है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। अच्छा, अब इनको क्या क्या चाहिए? इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट, supported by a good network of railways, roadways and waterways to facilitate the movement of raw material, abundant water जो बंगाल के अंदर मिल ही जाएगा, cheap labor from बंगाल and the बिहार, बहुत सारा लेबर आपको चाहिए रहेगा। जूट इंडस्ट्री की खास बात है बंगाल तरफ ज्यादा देखने को मिलेगी। सबसे पहली कोलकाता में स्टैब्लिश करी गई 1855 रिशरा के यहाँ पर एक एरिया है, वहां पर आपको ये दिख जाएगी। फिर इसके बाद शुगर इंडस्ट्री, अगेन अ सिंपल इंडस्ट्री जिससे आप शक्कर, जैगरी एंड जो चीजें होती है वो बन जाती है। मैंने एग्रीकल्चर में भी बताया था कि जो शुगर इंडस्ट्री होती है वहां पर बैगेस बहुत निकलता है, गन्ने का कचरा बहुत निकलता है और आज भी हम उस गन्ने के कचरे को ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे। जापान जैसा देश उस गन्ने के कचरे से इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहा है। एक और चीज, शुगर को और गन्ने को हम ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो उसका मिठासपन होता है, इंग्लिश में उस मिठासपन को सुक्रोस बोलते हैं, सुक्रोस। तो जिसका सुक्रोस होता है वो ओवर द टाइम डिस्टेंस की वजह से धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। तो देखो इंडिया स्टैंड्स एट द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। रॉ मटेरियल एक बल्कि है क्योंकि शुगर केन है जो गन्ना बड़ा होता है और भारी रहता है और इसका सुक्रोस कंटेंट रिड्यूस होता है। जो मैंने आपको बोला जैसे जैसे आप इसको दूर तक ले जाना चाहते हो तो इसका जो मिठासपन होता है ना वो धीरे धीरे कम होना चालू होता है। ज्यादातर ये यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी यहां आपको देखने को मिलेगी। ज्यादातर यूपी बिहार के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको मेक श्योर करना रहता है। शुगर इंडस्ट्री के बाद आती है मिनरल बेस, क्योंकि पहले जो हमने पढ़ी वो थी एग्रो बेस एग्रीकल्चर से, अब है मिनरल बेस। सर मिनरल में आयरन एंड स्टील सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है आयरन एंड स्टील की वजह से। पहले तो उसको हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं जो हमने क्लासिफिकेशन में देखा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज्यादातर आपको छोटा नागपुर प्लेटू के यहां मिलेगी, लगभग लगभग झारखंड मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहां पर। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर। इलेक्ट्रिसिटी सही होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो देखो इट इज द बेसिक इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अदर इंडस्ट्रीज को भी अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है डिपेंडिंग ऑन द मशीन। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर वेराइटी ऑफ इंजीनियर गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट सब। अब जब आयरन को बनाना होता है तो उसके अंदर तीन चीजें लगती है, एक लगता है आयरन ओर, कुकिंग कोल, लाइमस्टोन। तीन चीजें लगती है, आयरन ओर, कुकिंग कोल, लाइमस्टोन, इन द रेशियो 4:2:1। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। जैसे मैंने बोला छोटा नागपुर प्लेट्यू में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हमारे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के ऊपर, एल्यूमिनियम एक तो बहुत लाइट इंडस्ट्री, मतलब एल्यूमिनियम ऐसे बोल सकते हो हल्का मटेरियल है। तो एल्यूमिनियम की खास बात होती है एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत यूज होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसको बॉक्साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बॉक्साइट बोलते हैं। और उस बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिना, एल्यूमिना से हम कहीं निकाल पाते हैं एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, ये कुछ इस तरीके से चलता है। तो देखो अच्छा, सेकेंड मोस्ट मेटलर्जी इंडस्ट्री है, मेटल की सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। फर्स्ट तो आयरन है, सेकेंड ये है। इट इज लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मीलिएबल, बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मिक्स विद द अदर मेटल्स। अब ये साइंस की बात हो गई। मीलिएबल यानी आप इसको थिन शीट्स में कवर कर सकते हो।
इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड द वायर्स। मैंने जैसे बोला था ये स्टील का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, मतलब स्टील की जगह आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम का आप देखोगे तो ओडिशा, बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर यूज होते हुए दिख जाएगी। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बाद आएगी केमिकल इंडस्ट्री, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं आती है। केमिकल इंडस्ट्री में आप देखो तो रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि जो केमिकल्स की पूरा बन रही है, ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक, विदाउट एनी केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल में आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, साइंस में पढ़ते ही हो, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडिसिव, पेंट्स, डाई स्टफ, नाइट्रिक एसिड, HNO3, अल्कलीस यानी आपका हो गया कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, ये ज्यादातर ग्लास, सोप, डिटर्जेंट्स इंडस्ट्री में कॉस्टिक सोडा। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री, बहुत कम काम की। उससे कम काम की आ रही है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद ही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बढ़ना चालू हुई, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हमारे देश में तब नए नए थे, तो तब इन इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा उद्गम हुआ। तो देखो एक जो फर्टिलाइजर होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, अमोनियम फॉस्फेट, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश। पोटाश आप याद रखेंगे, पोटाश भारत में नहीं मिलता, हमें इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है दूसरे देशों से। पोटाश इज एंटायरली इंपोर्टेड, जैसे मैंने बोला हमारे भारत में नहीं है। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हुआ, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला ज्यादातर यहां पर है। फिर अगर आएंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री है, ज्यादा काम की है भी नहीं, कंस्ट्रक्शन और जो बिल्डिंग्स, रेलवेज, ब्रिजेस वगैरह में ज्यादातर काम आती है, सच एज द बिल्डिंग, हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स ज्यादातर। अच्छा ये हैवी इंडस्ट्री है, बल्कि मटेरियल चाहिए, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। जिप्सम आपको पता होगा POP बनाने के काम आता है, साइंस से पढ़ते हो। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड। तो छोटी इंडस्ट्री ज्यादा काम की है नहीं। तो देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब है जो व्हीकल्स वगैरह, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रक्स, बसेस वगैरह जो इंडस्ट्री चलती है। तो जैसे ट्रक, बस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, यूटिलिटी व्हीकल्स, ये सारे होते हैं। जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ था, अब ये आपको याद होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए, 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, यानी द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स बाय द नन अदर देन मनमोहन सिंह एंड द PM नरसिम्हा राव। तो तब हमारे देश में ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ने चालू हो गई, इनकी डिमांड आखिर बहुत बढ़ना चालू हो गई। हेल्दी ग्रोथ इंक्लूडिंग पैसेंजर कार, 2, 3 व्हीलर, ज्यादातर ये दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर में भी इंडस्ट्रीज है। आगे देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह बनाती है, जैसे मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, PCs हो गए, वायर्स हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज। तो देखो टेलीविजन, टेलीफोन्स, सेल्यूलर टेलीकॉम, एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर, मेनी अदर इक्विपमेंट्स। इसमें भी देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बेंगलोर। बेंगलोर इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलोर को बोलते हैं। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर आर द मेजर इंडस्ट्रीज। तो आगे बढ़ते हुए ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ये वैसे भी टॉपिक बोर्ड्स में नहीं पूछा जा रहा आजकल, क्यों, पॉल्यूशन कैसे होता है, वही नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन पता होना चाहिए, गर्म पानी से होता है, कि जब इंडस्ट्रीज का जो गर्म पानी है वो बिना किसी बोलते हैं ना कि ट्रीट किए उसको डायरेक्ट नदी में डाल दिया, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उससे कुछ बीमारी हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, एक्वेटिक एनिमल्स डिस्टर्ब होते हैं। फिर इसको सही कैसे करते हैं, उसके मेजर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ एक बार इसको रीड मानना जरूरी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।